तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है, इसके अंदर मेग्मा है। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये मेग्मा है। मेग्मा क्या होता है? रॉक्स का पिघला हुआ पार्ट होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये अर्थ का सरफेस है, और ये जो अर्थ के सरफेस के नीचे ये देखिए, ये लिक्विड टाइप मेग्मा है। इसको क्या बोलते हैं? मेग्मा। ये मेग्मा है। यही अंदर से फ्लो होते होते क्या होता है, अपना डायरेक्शन लेता है, और ये अगर कोई होल मिल जाता है तो ये अर्थ के सरफेस पे आ जाता है। अगर ये सरफेस पे आ गया तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? लावा। इसी को हम लावा बोल देंगे। और ये देखिए एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ये फिक्स डायरेक्शन में मेग्मा का फ्लो हो रहा है, अंदर से आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो मेग्मा है अपने साथ लैंड का भी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे लैंड जो है उसको सेपरेट कर रहा है, और ये जो लैंड को सेपरेट करने में फोर्स लग रहा है, ये मेग्मा के द्वारा ही लग रहा है। यही मेग्मा ऊपर जाके ज्वालामुखी का भी फॉर्म ले लेता है, ज्वालामुखी। और यही माउंटेन का भी निर्माण कर सकता है। माउंटेन का फॉर्मेशन भी इसी से हो सकता है। और अर्थ को यहाँ पे, अर्थ के सरफेस को ये सेपरेट कर पा रहा है। तो देखिए मेग्मा जो है वो बेसिकली, मेग्मा का जो एलिमेंट्स है वो बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें अपना खुद का एनर्जी होता है। ये जो एलिमेंट्स है, मिनरल्स है, इसमें खुद का एनर्जी होता है। और दूसरा रीजन कि ये जो सरफेस है, ये अंदर प्रेशर बना रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अगर प्रेशर हाई कर पा रहा है ये सरफेस, तो बेसिक सी बात है कि टेम्परेचर भी बढ़ा रहा होगा। तो इसी के कारण ये जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा रहा है, रॉक्स पिघल रहा है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट पृथ्वी के अंदर प्रेजेंट है, और लगभग 32 किलोमीटर पृथ्वी के भीतर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 100 किलोमीटर रॉक्स जो है वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। अब ये देखिए ये क्या था। हमारा जो अर्थ है ये इस शेप का है। हमारा अर्थ, हमारा अर्थ का शेप क्या है? गोलाकार है, इस प्रकार का। लेकिन ये लेयर में बटा है, मिनरल्स के अकॉर्डिंग ये लेयर्स में बटा है। ये जो लेयर है, इस बीच वाले लेयर को क्या बोलते हैं? कोर। सबसे शुरू वाला लेयर जो है इसको बोलते हैं क्रस्ट, और मिडिल वाले को बोलते हैं मेंटल। तो ये 3 लेयर में बटा हुआ है। इसी को हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये एक पोर्शन हम निकाल ले रहे हैं, ये एक पोर्शन निकाल ले रहे हैं, तो ये इस तरह का शेप लेगा। यही जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसका नाम हम दे दिया क्रस्ट। बीच वाला का नाम दे दिया है मेंटल, और नीचे कोर। लगभग जहां पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे अगर हम रह पा रहे हैं, तो इससे 34 किलोमीटर जाने पर क्रस्ट है, और उससे लगभग 2900 किलोमीटर ये मेंटल खत्म हो जाएगा, और लगभग 6371 तिहत्तर से इकहत्तर, 63 71 यहाँ पे जाके कोर का एंडिंग है। अब जो क्रस्ट है, यहाँ पे ये जो क्रस्ट है, इसमें तो एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन ये ओशियन का भी पार्ट है। क्रस्ट हमारा ओशियन का भी पार्ट है, तो इसको हम बोल सकते हैं ओशियनिक, ओशियनिक क्रस्ट। और इस पार्ट को हम बोल सकते हैं, इस पार्ट को हम बोल सकते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब इसमें जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको ऐसे याद रखिएगा, इसमें याद रखिएगा सियाल, इसमें सीमा, और इसमें नीफे। ये सिलिकॉन एल्युमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम, और निकेल और फेरस। तो सियाल जो है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पाया जाएगा।
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। अगर यही क्रस्ट अगर ओशियन वाला है, यही क्रस्ट अगर ओशियन वाला है तो इसमें सीमा पाया जाएगा, सीमा याद रखिएगा। कॉन्टिनेंटल वाला में सियाल और ओशियन वाला में सीमा। इसी प्रकार मेंटल में सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, कोर में नीफ है, निकेल और फेरस। अब देखिए इसको थोड़ा हम और डिटेल में समझते हैं। ये हमारा क्या 3 पोर्शन था। पहला था क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। अब जो लेयर बन रहा है लगभग 0 किलोमीटर यहाँ पे हम रह रहे हैं, एनिमल प्लांट्स जितना भी स्पेसीज है यहाँ पे लैंड पे, इससे लगभग 100 किलोमीटर नीचे जाने पर एक बाउंड्री बनता है और इसके बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर और उसके नीचे लगभग 700 किलोमीटर तक के पार्ट को हम बोलते हैं स्टेनोस्फीयर। स्टेनोस्फीयर इसको बोलते हैं स्थल मंडल, इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल। और लगभग 2900 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो इसको बोलेंगे मेजोस्फीयर, मध्य मंडल। उसके बाद आ जाएगा वेरियस्फीयर, तो ये आ जाएगा आउटर वेरियस्फीयर और ये हो जाएगा इनर वेरियस्फीयर। इनर वेरियस्फीयर। ये जो आउटर वेरियस्फीयर है ये लगभग 51 से 55 किलोमीटर तक जाएगा और ये इनर वेरियस्फीयर 6371 किलोमीटर तक नीचे। ये जो वेरियस्फीयर है इसी को हम कोर भी बोलते हैं। तो ये आउटर कोर और ये इनर कोर, इसी को वेरियस्फीयर नाम दिया गया है। देखिए ये जो लिथोस्फीयर है, ये जो लिथोस्फीयर है ये पूरा क्रस्ट कवर करता है, ये जो क्रस्ट वाला पार्ट है, और साथ में अपर पार्ट ऑफ मेंटल, अपर पार्ट ऑफ मेंटल, ये जो मेंटल है इसका अपर वाला पोर्शन भी कवर कर लेता है, क्योंकि ये 34 किलोमीटर तक ही था लेकिन ये 100 किलोमीटर तक जा रहा है। इसके बाद दुर्बलता मंडल जो है, ये जो मेंटल का थोड़ा नीचे, ये भी अपर पार्ट ही कहलाता है, अपर पार्ट ऑफ मेंटल। लेकिन ये जो मेजोस्फीयर है ये पूरा लोअर पार्ट कवर कर लेगा मेंटल का, लोअर पार्ट ऑफ मेंटल। और ये तो आउटर कोर और इनर कोर, वेरियस्फीयर, इसको याद रखेगा, वेरियस्फीयर को कोर से। हमारा जो लिथोस्फीयर है जिसपे 0 से 100 किलोमीटर, ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। क्यों, यहाँ तो हम रहते हैं तो हमको पता ही होना चाहिए कि हम सॉलिड पे रहते हैं। लेकिन लिथोस्फीयर के नीचे जब स्टेनोस्फीयर में दुर्बलता मंडल में जाएंगे तो ये सेमी सॉलिड के फॉर्म में रहता है, सेमी सॉलिड। और इस बाउंड्री के नीचे अगर मेजोस्फीयर में मेजोस्फीयर मध्य मंडल में जाएंगे तो ये फिर से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ये फिर से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। और उसके बाद जो आउटर वेरी है ये लिक्विड स्टेट में रहता है और उसके बाद फिर सॉलिड। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है सॉलिड, सॉलिड, सेमी सॉलिड, ये बेसिकली मिनरल्स जो प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है हमारे अर्थ के इनर में, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है। और साइंटिस्ट ये अनुमान लगाया है कि ये जो 100 किलोमीटर तक है ये सॉलिड है, फिर उसके नीचे सेमी सॉलिड स्टेनोस्फीयर, उसके बाद मेजोस्फीयर सॉलिड, फिर आउटर वेरियस्फीयर लिक्विड, इनर वेरियस्फीयर सॉलिड। तो ये याद रखिएगा।
अब देखिए इस इमेज को गौर से देखिए, ये हमारा अर्थ है, ये बीच वाला पोर्शन कोर, ये जो है ये मेंटल, और ये ऊपर वाला पार्ट है क्रस्ट। अगर क्रस्ट का पार्ट ओशियन हो तो सीमा याद रखिएगा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अगर लैंड हो तो सियाल। और अगर क्वेश्चन में नॉर्मल केवल क्रस्ट हो तो हमको सियाल ही याद रखना है। उसके बाद फिर मेंटल में सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। उसके बाद फिर कोर निकेल और फेरस मतलब आयरन। तो आयरन जो है वो सबसे ज्यादा कोर में ही प्रेजेंट है, और आयरन हेवी होता है इसलिए सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो याद रखिएगा, ऊपर भी सॉलिड है, सबसे नीचे भी सॉलिड है, फिर स्टेनोस्फीयर में सेमी सॉलिड, लेकिन इनर वेरियोस्फीयर में लिक्विड है, उसके बाद सेमी सॉलिड के बाद फिर सॉलिड। तो इसको याद रखिएगा। देखिए ये लिथोस्फीयर लिथोस्फीयर ये लिथोस्फीयर क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल है। इसी तरह स्टेनोस्फीयर है, अपर पार्ट ऑफ मेंटल। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेजोस्फीयर, ये हो जाएगा लोअर पार्ट ऑफ मेंटल। इसके बाद इनर वेरियोस्फीयर और आउटर वेरियोस्फीयर। देखिए ये क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब देखिए ये आपको हम मैंने नोट्स बना दिया है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। क्रस्ट का हिंदी होता है भूप्रपर्टी, मेंटल का भूप्रवार, और कोर का क्रूड। तो वही चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये है लिथोस्फीयर स्थल मंडल, अगर पानी है तो सीमा, लैंड है तो सियाल। क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल, फिर यही है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए जो हमारा क्रस्ट है, तो क्रस्ट में हमने क्या पढ़ा था, सियाल। लेकिन एक बात गौर करने की है कि सबसे ज्यादा क्रस्ट पे हमको ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन 46%। उसके बाद सिलिकॉन 28, और उसके बाद ये एल्युमिनियम, फेरस। तो सबसे ज्यादा हमको क्रस्ट पे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। अगर ओवरऑल अर्थ के बारे में बात करें तो आयरन सबसे अधिक पाया जाएगा, और आयरन के बाद ऑक्सीजन। लेकिन जब क्रस्ट की बात हो तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा 46%। तो इसका थोड़ा याद रखिएगा। अब देखिए ये जो क्रस्ट, मेंटल, कोर जो है, इसको साइंटिस्ट द्वारा कुछ अलग अलग बाउंड्री बना के इसको नाम दिया गया है। जैसे कोनार्ड साइंटिस्ट है, तो ये कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी दिया गया है, नाम दिया है। तो ये बेसिकली क्या है, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी है कि क्रस्ट का अपर और लोअर जो क्रस्ट है, बाउंड्री जो क्रिएट कर पा रहा है, उसको बोलते हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या है, लोअर लोअर क्रस्ट का लोअर पार्ट और अपर मेंटल, उसको याद रखिएगा, मोहो डिसकंटिन्यूटी। रैपिड डिसकंटिन्यूटी क्या है, अपर और लोअर मेंटल। इसी तरह गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लोअर मेंटल और आउटर कोर, लेमन डिसकंटिन्यूटी आउटर एंड इनर कोर। तो ये बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा नोट्स बना के। थैंक यू। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये जो थ्योरी है ये अल्फ्रेड वेगनर और टेलर, इन दोनों के द्वारा दिया गया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखिए इस फिगर को गौर से देखिए, इस एनिमेशन को। तो इसमें आप देखिएगा कि पहले जो पृथ्वी है कुछ इस टाइप पे था, पूरा एक साथ, पूरा लैंड जो है पूरा जो सातों महाद्वीप है हमारी पृथ्वी पर, वो पूरा पहले एक ही साथ था ऐसे। फिर क्या हुआ, ये धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो रहा है। और ये हमारा इंडिया है, ये यहाँ पे जाकर, ये देखिए ये हमारा इंडिया का पार्ट है, ये टूट कर देखिए यहाँ पे जा रहा है, देख रहे हैं, इसमें जाके मिल रहा है। तो इसी एनिमेशन के माध्यम से हम समझेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कैसे वर्क किया, क्या इसका काम है। तो देखिए इस एनिमेशन को याद रखिएगा। देखिए हमारा जो अर्थ है अभी कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका,
फिर एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका और ये आर्कटिक है। लेकिन पहले जो बहुत साल पहले, कुछ बहुत मिलियन ईयर एगो, ये सब एक साथ ही था। तो फिर ये टूटा क्यों? और अभी जो हमारा दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार की, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका, यहाँ यूरोप, एशिया, फिर अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार से कैसे बना? देखिए, अल्फ्रेड वेगनर जो है वो बता रहा है कि 225 साल पहले, 225 मिलियन ईयर पहले जो हमारा पृथ्वी था वो एक ही साथ था, सातों महाद्वीप एक ही साथ था, ऐसे था। और उसका नाम क्या था? पेंजिया। उसका नाम था क्या? पेंजिया। फिर कुछ टाइम बाद, लगभग 50 मिलियन साल बाद, कुछ इस टाइप पे बना, ये ऐसे। इस पार्ट को बोल दिया यूरेशिया और इसको बोल दिया गोंडवाना लैंड। और ये जो बीच का रीजन है इसका नाम दे दिया थेथिस सी। ये देख रहे हैं, थेथिस सी। फिर कुछ दिन, बहुत साल, मतलब आज से 145 मिलियन पहले कुछ और टूट, इस पार्ट में डिवाइड हुआ। टूटने के बाद ये कुछ इस प्रकार दिखना स्टार्ट हुआ। फिर आज से 65 मिलियन ईयर एगो कुछ इस टाइप पे बना। और अभी जो प्रेजेंट में हमारा अर्थ का जो पार्ट है वो ये है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यही बताता है कि पहले जो हमारा अर्थ था वो एक ही साथ था, जिसका नाम क्या था? पेंजिया। उसका नाम था पेंजिया। फिर दो भाग में बटा, यूरेशिया और गोंडवाना लैंड। और जो बीच में ये सागर है उसको बोल दिया थेथिस सी। फिर टूटने टूटते हुए इस टाइप पे हमारा आज का शेप है। देखिए, हमारा जो इंडिया है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये जो पूरा गोंडवाना लैंड है इसका पार्ट है, ये हमारा इंडिया है। ये रीजन पहले इंडिया का था, लेकिन अब यहाँ पे आके आ गया हमारा इंडिया। तो इंडिया किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का, याद रखिएगा। अब देखिए, वेगनर तो सिद्धांत दे दिया, लेकिन इसको प्रूव कैसे करेगा? कोई उसके पास इतना 225 मिलियन ईयर साल पहले का एविडेंस कहाँ से लाएगा? तो वेगनर प्रूव कैसे किया? तो एक जिगसॉ फिट नाम का एक उपकरण यूज किया है। ये एक शब्दावली है। ये जो सातों महाद्वीप है इस सबको एक साथ कर दिया। इस सातों महाद्वीप को ऐसे जो अभी दिख रहा है इसको एक साथ लाया, तो पूरा जो अर्थ है वो पूरा फिट हो गया। देख रहे हैं, ये पूरा फिट हो रहा है। तो इसी का नाम दे दिया कि जिग्सॉ फिट है। फिर दूसरा प्रूफ ये दिया कि मेजर फॉसिल्स है, मेजोसोरस, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया तो कुछ हद तक मैच कर रहा था एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक। जैसे ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इस यहाँ का रीजन में देखा गया तो सेम फॉसिल मिला। फिर इस तरह का रीजन में देखा गया तो सेम फॉसिल्स मिला। फिर यहाँ पे देखा गया तो इस तरह का सेम फॉसिल्स मिला। तो मेजोसोरस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी एक प्रूफ है। फिर यहाँ पे भी निचला वाला पोर्शन में भी देखा गया तो फॉसिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन मिला। और उसके बाद जो रॉक्स का एज है वो भी सेम पाया गया। जैसे देखिए, यहाँ का जो रॉक्स है और अफ्रीका का, साउथ अमेरिका का ये पोर्शन, अफ्रीका का ये वाला पोर्शन, इसका रॉक्स का सेम एज पाया गया। और ये जो रॉक्स का टाइप्स भी है वो भी सेम पाया गया, सेम टाइप्स ऑफ रॉक। देखिए, जिग्सॉ फिट क्या है? जिग्सॉ फिट, देखिए, यह एक शब्दावली है जो बताता है कि 7 महाद्वीप, 7 कॉन्टिनेंट पेंजिया का ही हिस्सा बना है। एग्जाम्पल देखिए, साउथ अमेरिका और अफ्रीका। देखिए यहाँ पे साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इसी में से भी समझ सकते हैं, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका। इसका ये वाला पोर्शन का रॉक्स एज, रॉक्स का टाइप्स, ये सब सिमिलर पाया गया है। अब देखिए, सिमिलर रॉक्स टाइप्स एक्सटेंडेड फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर, और रॉक्स का एज भी है वो सेम है। उसके बाद है मेजोसोरस का
डिस्ट्रीब्यूशन। मेजोसोरस क्या है, एक जीव है। देखिए ये एक जीव हो गया, ये दूसरा प्रकार का जीव हो गया, इसी तरह का इस सबको हम बोलते हैं मेजोसोरस। या बोल सकते हैं फॉसिल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ईंधन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस रीजन में सेम पाया गया, इस रीजन में फिर इस प्रकार पाया गया, फिर इस रीजन में इस प्रकार पाया गया, अलग अलग रीजन में मैच किया। तो मेजोसोरस का डिस्ट्रीब्यूशन ये एक अलग प्रूफ हो गया। फिर नॉर्थ अमेरिका और ब्रिटेन को मिलाया गया, तो यहाँ के अपलाचीन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में जो पार्ट है माउंटेन्स है, और सेलिडोनी ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का जो ये वाला माउंटेन है, और नॉर्वे का, इसमें भी बहुत सिमिलैरिटी पाया गया। तो ये भी वेगनर का प्रूफ माना है। अब देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, संवहन धारा सिद्धांत क्या है? ओ सॉरी, कन्वेंशनल करंट थ्योरी। कन्वेंशनल करंट थ्योरी क्या है? देखिए कन्वेंशनल करंट थ्योरी है, ये ऑर्थर होम्स ने दिया है, इसको याद रखिएगा। ये संबंध धारा सिद्धांत कौन दिया है? तो ऑर्थर होम्स। अब ये शब्द आया कैसे, इस शब्द का आने का रीजन क्या है? तो वेगनर जो है, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया है, वो जो उससे उनसे जब पूछा गया कि ड्रिफ्टिंग का रीजन क्या है, तो उसने सही जवाब नहीं दिया। उसका रीजन क्या था? पोल फ्लिंग। जो पोल फ्लिंग क्या है? फोर्स एक्टिंग बाय पोल्स, पोल्स के द्वारा जो फोर्स है वो। और टाइड्स, टाइड क्या है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको उसका नाम दिया गया टाइडल फोर्स। तो ये वेगनर जो है, ये पोल फ्लिंग और टाइडल फोर्स, इन दोनों का नाम दिया। और टेलर से पूछा गया तो ग्रेविटी और रोटेशनल फोर्स बताया गया कि ये जो ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंट का मूवमेंट है, ये ग्रेविटी और रोटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है। लेकिन बहुत दिनों बाद वेगनर ने ये प्रूव किया कि ये तीनों प्रकार का फोर्स गलत है। ऑर्थर हमने वेगनर और टेलर द्वारा दिया गया फोर्स गलत साबित किया, और कन्वेंशनल करंट, संवहन धारा को बल माना। अब कन्वेंशनल करंट ये है क्या? अब देखिए कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्टिंग का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वेंशनल करंट, संवहन धारा। संवहन धारा ये है, जैसे देखिए यहाँ पे ये मैग्मा का फ्लो हो रहा है, मैग्मा के यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है, ऐसे मूव हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ भी इसी रीजन को फॉलो करते हुए ऐसे मूवमेंट हो रहा है। इसके साथ ये जो सरफेस है, इसका भी मूवमेंट हो रहा है, इसका भी मूवमेंट हो रहा है। तो यही जो मूवमेंट है, इसी को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। यही रीजन है कि लैंड का जो मूवमेंट है, कॉन्टिनेंट का जो मूवमेंट है, ये कन्वेंशनल करंट मतलब मैग्मा का जो डायरेक्शन है उसके द्वारा हो रहा है, ना कि पोल फ्लिंग या टाइडल या फिर ग्रेविटी या रोटेशन। तो देखिए ऑर्थर होम्स ने बताया कि जो स्टेनोस्फीयर है, जिसमें रॉक्स पिघल रहा है, ये जो मैग्मा है, ये स्टेनोस्फीयर में रॉक्स पिघल रहा है, वो मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो ज्यादा टेम्परेचर, तापमान होने के कारण ऊपर की ओर निकलना चाहता है। जब किसी जगह से मैग्मा बाहर निकलता है तो अधिक दाब के कारण पृथ्वी की सतह अलग होने लगता है, और इस प्रकार ड्रिफ्टिंग यानी कि संवहन मूवमेंट की स्थिति बन जाती है। तो यही है कन्वेंशनल करंट थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। देखिए इस एनिमेशन को गौर से देखिए, यहाँ से जो मैग्मा निकल रहा है और ये जो डाइवर्जेंट बाउंड्री बना रहा है, ऐसा ही सेम प्रोसेस किसी और जगह भी पृथ्वी पे कहीं ना कहीं हो रहा होगा। तो क्या हो रहा है कि यहाँ भी डाइवर्जेंट प्लेट कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों प्लेट आके मिल रहा है, ये दोनों प्लेट आके मिल रहा है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। ये जो साइड हो रहा है, इसका नाम क्या दिए हम? डाइवर्जेंट बाउंड्री। और ये जो आके मिल रहा है, इसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंट।
कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री। यहाँ पे देखिए ये मैग्मा का डायरेक्शन है, ऐसे मैग्मा मूव हो रहा है, और ये देखिए डाइवर्जेंट बाउंड्री, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री बना रहा है, क्योंकि यहाँ से मैग्मा का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो प्लेट भी इसके साथ खिसक रहा है, और यहाँ पे आके ये कन्वर्जेंट बाउंड्री बना रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि एक प्लेट मर्ज हो जा रहा है और एक प्लेट ऊपर उठ जा रहा है, क्योंकि प्लेट जो मिलेगा तो इसका इफेक्ट तो कुछ ना कुछ होगा, तो यही इसका इफेक्ट है कि एक प्लेट नीचे जा रहा है और एक प्लेट ऊपर जा रहा है। जो प्लेट हैवी होगा, जो प्लेट हैवी होगा वो नीचे चला जाएगा, और जो प्लेट इसके कंपेयर में कम हैवी होगा, ये ज्यादा हैवी है, इसके कंपेयर में हल्का होगा, वो ऊपर की ओर ऐसे हो जाएगा। डाइवर्जेंट का हिंदी होता है अपसरण, ये बाउंड्री को अलग करता है, ये दो प्लेट को अलग करता है। और उसका उल्टा कन्वर्जेंस अभिसरण, ये क्या होता है, बाउंड्री को मिला रहा है, दो प्लेट को जोड़ रहा है। ये जो प्लेट का जितना भी फिनोमिना हो रहा है वो लिथोस्फीयर पे ही हो रहा है, और ये जो मैग्मा है वो मेंटल वाले पोर्शन में। देखिए प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है ये W.J. मॉर्गन ने दिया है, साइंटिस्ट का नाम है W.J. मॉर्गन। देखिए ये जो प्लेट डाइवर्जेंट होने का जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लेट तो इधर जा रहा है, ये प्लेट इधर जा रहा है, लेकिन बीच वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा नीचे अंदर की ओर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं रिज, इसको क्या बोलेंगे, रिज। और ये जो हो रहा है, एक प्लेट नीचे जा रहा है एक प्लेट ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं ट्रेंच, हिंदी में गर्त, और इसको हिंदी में बोलेंगे कटक। देखिए वही फिगर है, यहाँ पे मैग्मा का फ्लो हो रहा है, ये अपना डायरेक्शन बना पा रहा है, और ये पाथ को फॉलो करते 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 क्या हो रहा है, मैग्मा अपने फिर उसी स्टेट में आके फिर से ये प्रोसीजर शुरू कर दे रहा है, फिर दूसरे डायरेक्शन में भी यही प्रोसेस हो रहा है, फिर ऐसे होते 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 क्या होगा, ये अपना फिर से अपना पोजीशन ले लेगा और फिर से यही प्रोसेस चालू रखेगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो प्लेट है ये यहाँ से टूट जाएगा, प्लेट यहाँ से टूट जाएगा, कुछ पोर्शन नीचे चला जाएगा या कोई रिज कटक बना लेगा। डाइवर्जेंट वाले जो के बीच में जो पार्ट हो रहा है, जो फिनोमिना हो रहा है वो रिज यानी कि कटक, और यही जो इसका इफेक्ट जो दूसरे साइड में आ रहा है, इसका इफेक्ट जो हो रहा है, ये एक प्लेट नीचे जा रहा है और दूसरा प्लेट इसके ऊपर आ रहा है, देख रहे हैं, ये प्लेट ऊपर जा रहा है, ये प्लेट नीचे जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेंच। देखिए ओशियन का जो रॉक्स है वो कॉन्टिनेंट के रॉक से हैवी होता है, ओशियन रॉक्स इज हेवियर देन कॉन्टिनेंट। तो क्या होता है ओशियन, ये रीजन क्या है, तो ये मिनरल्स जो है ओशियन का वो ज्यादा हेवी है कॉन्टिनेंट के मुकाबले में, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो क्या होगा, देखिए ये ओशियन हो गया और ये हमारा कॉन्टिनेंट, तो क्या होगा जब ये कन्वर्जेंट आपस में मिलेगा, तो क्या होगा, ये जो ओशियन वाला पार्ट है ये नीचे जाएगा और ये जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है ये ऊपर जाएगा। ये भी एक रीजन है कि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जा रहा है, और मैग्मा अपना प्रेशर कम करने के लिए और ज्यादा फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, जिससे यहाँ पे क्या वोल्केनिक इरप्शन आने की संभावना बन जाती है, ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है इस पार्ट पे। अगर यही कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट है तो ये दोनों सेम ही वेट का होगा, तो क्या होगा, ये दोनों ऊपर की ओर जाएगा, तो यहाँ भी माउंटेन बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, फोल्ड माउंटेन, लेकिन यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं आएगा, भूकंप यहाँ भी आ सकता है, अर्थक्वेक यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। यहाँ जो ज्वालामुखी आएगा ये इग्नियस टाइप पे आएगा, अग्नेय चट्टान पे, लेकिन ये जो है
ये हमारा अर्थ का ही पार्ट हो जाएगा, इसलिए इसको फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, बलय पर्वत, हिंदी में बलय पर्वत। तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए, जो प्लेट टेक्टोनिक है, अगर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंट हो रहा है, तो अभी बताया कि इसमें ज्वालामुखी नहीं होगा। ट्रेंच, ये जो ट्रेंच बन रहा था, एक अंदर जा रहा था, एक ऊपर जा रहा था, ऐसा भी नहीं देखने को मिलेगा। केवल यहाँ पे माउंटेन बन जाएगा, फोल्ड माउंटेन क्रिएट हो जाएगा। तो ट्रेंच भी नहीं होगा, परंतु फोल्ड माउंटेन बलय पर्वत आएगा और अर्थक्वेक भूकंप भी आएगा। जब कॉन्टिनेंट और ओशियन का कन्वर्जेंट होगा, तो क्या होगा, ओशियन हेवी होगा तो ये नीचे चला जाएगा और ये जो कॉन्टिनेंट है ये ऊपर आ जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर, मेग्मा जो है यहाँ पे ज्यादा प्रेशर फील करेगा, प्रेशर यहाँ पे हाई हो जाएगा। तो प्रेशर हाई होने के कारण ये मेग्मा जो है वो अपना प्रेशर रिलीज करना चाहेगा, यहाँ से अपना प्रेशर रिलीज करना चाहेगा। इसके कारण यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन आ जाएगा और यहाँ पे ट्रेंच भी फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो रीजन है यहाँ पे ट्रेंच बनेगा और यहाँ पे भी फॉल्ट माउंटेन बनेगा, क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंट का पार्ट है ये जो ऊपर जाएगा ही, तो यहाँ पे फॉल्ट माउंटेन बनेगा और अर्थक्वेक भी, भूकंप भी आ जाएगा। इसी तरह अगर केवल ओशियन और ओशियन ही रहे, तो ये क्या होगा, दोनों अंदर जाएगा, दोनों अंदर जाएगा, दोनों, इससे ज्यादा, इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा मेंटल में। और मेंटल में हमको पता है कि मेग्मा रहता है, मेग्मा का फ्लो ज्यादा होने लगेगा क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ज्वालामुखी आने की संभावना हो जाती है और यहाँ भी ट्रेंच बनेगा। ये जो फॉल्ट माउंटेन है, यहाँ फॉल्ट माउंटेन नहीं बनेगा, यहाँ पे आइलैंड बन सकता है। फॉल्ट माउंटेन जब कॉन्टिनेंट रहता है वहां पे बनता है, लेकिन यहाँ पे तो कॉन्टिनेंट का पार्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आइलैंड बनेगा और अर्थक्वेक तो आएगा ही। अब इसको देखिए, अगर मेग्मा जो है ओशियन, ओशियन वाले रीजन में निकल रहा हो, तो ये भी प्लेट तो ओशियन में कहीं ना कहीं तो प्लेट होगा ही, तो ये ओशियन का प्लेट अलग होने लगेगा। यहाँ एक रीजन बन रहा है, देखिए यहाँ एक रीजन बन रहा है, यहाँ एक रीजन बन रहा है, इस रीजन को क्या बोलते हैं, मिड ओशियनिक रीज। मिड, क्योंकि ये ओशियन के मिड में है इसलिए इसको मिड ओशियनिक रीज बोलते हैं। और ये ट्रेंच तो हमने पढ़ लिया। देखिए, ये जो है लिथोस्फीयर, इसको ओशियन का लिथोस्फीयर बोलते हैं और इस वाले को कॉन्टिनेंट का। अब देखिए, वही हमने नोट्स में बना दिया है कि लिथोस्फीयर स्थल मंडल का मेग्मा को मूव करने का कारण प्लेट का बनना। देखिए यहाँ पे प्लेट डाइवर्जेंट बाउंड्री बना रहा है, यहाँ पे इस दोनों मिलके कन्वर्जेंट बाउंड्री बना रहा है, तो वही चीज है, आप देख लीजिएगा। अब देखिए, प्लेट है वो दो टाइप का है, ये तो हमने बता दिया कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट, और एक ओशियनिक प्लेट, महासागरीय प्लेट। अब यहाँ देखिए इस वाले फिगर में क्या है, इस वाले फिगर को देखिए, ये क्या है, कॉन्टिनेंट है और ये ओशियन है। लेकिन ओशियन में क्या होता है कि यहाँ पे जो जितना कचरा भरा रहता है वो सब आके जम जाता है, ये जो कचरा सब, लेकिन जब ये टकराएगा, जब ये कोलाइड होगा, तो ये जितना भी मिट्टी या अवसाद, अवसाद भूसन्नति, इस जो कचरा रहता है उसको अवसाद भूसन्नति ज्योग्राफी के लैंग्वेज में बोलेंगे, इंग्लिश में जियोसिंक्लाइन या सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स या जियोसिंक्लाइन। तो ये क्या होगा, जब टकराएगा तो इस जगह पे आके इकट्ठा हो जाएगा, इसको अवसाद भूसन्नति जियोसिंक्लाइन और सेडिमेंट्स यही होता है। देखिए, ओशियन रॉक्स इज हेवियर देन कॉन्टिनेंट्स, और इसका रीजन क्या है, मिनरल्स अपेक्षाकृत भारी होता है ओशियन में। अब देखिए, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के टकराने से ज्वालामुखी नहीं बनता है। अभी हमने देखा कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकराएगा तो अंदर जाएगा नहीं, तो प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, तो ये खुद में ही फोल्ड माउंटेन बनाएगा, लेकिन ज्वालामुखी नहीं बनाएगा। लेकिन भूकंप आएगा, भूकंप आएगा, क्योंकि ये जो टकराएगा तो भूकंप आना तो जरूरी है। अब देखिए, और ना ही ट्रेंच, ट्रेंच कब बनता है, जब एक अंदर हो और एक बाहर हो, तो इस रीजन को ट्रेंच बोलते हैं। तो यहाँ ट्रेंच भी नहीं आएगा क्योंकि ये फोल्ड माउंटेन डायरेक्ट बनेगा। कॉन्टिनेंट का रॉक्स हल्का होती है, जो टकराने के बाद एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल तक नहीं पहुंच पाती है, अंदर तक ये नहीं पहुंच पाती है, यही है। परंतु फोल्ड माउंटेन और भूकंप आता है। एग्जाम्पल हिमालय, रॉकी
एंड रीज। ये देखिए कॉन्टिनेंट और ओशियन का टकराने से ज्वालामुखी आएगा, ट्रेंच भी बनेगा, फोल्ड माउंटेन भी बनेगा, भूकंप भी आएगा। कन्वर्जेंस अभिसरण वाला केस, यही ओशियन ओशियन जब होगा तो ज्वालामुखी आएगा, भूकंप ट्रेंच गर्त बनेगा, लेकिन यहाँ पे फोल्ड माउंटेन नहीं आइलैंड बनेगा, इसको याद रखिएगा, और भूकंप तो आएगा ही। और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में ना तो ज्वालामुखी आएगा ना ही ट्रेंच बनेगा, परंतु फोल्ड माउंटेन बनेगा और भूकंप आएगा। हिमालय में ज्वालामुखी नहीं आने का रीजन क्या है? क्योंकि हिमालय जो है वो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट से बना है। ये हिमालय जो है अपना फोल्ड माउंटेन है, इसलिए वहां ज्वालामुखी नहीं आता। लेकिन आप सुनिएगा कि नेपाल में भूकंप आ गया, लेकिन भूकंप वहां पे आता है। अब देखिए कन्वर्जेंस जो है, अभिसरण जो केस है, ये जो केस है कन्वर्जेंस का, ये क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे ओशियन है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, तो ये कुछ पोर्शन अंदर चला जाता है, कुछ पोर्शन अंदर चला जाता है, तो ये लैंड को क्या करता है? कम कर देता है, इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव बोला जाता है। देखिए ओशियन कॉन्टिनेंट का अभिसरण होने पर फोल्ड माउंटेन बनता है, ज्वालामुखी और अवसाद दोनों कारक जिम्मेदार हैं, और भूकंप भी आएगा। यही ओशियन और ओशियन का जो कन्वर्जेंस अभिसरण से आइलैंड बनता है, केवल ज्वालामुखी जिम्मेदार होगा। जब ओशियन की बात होगी तो केवल ज्वालामुखी जिम्मेदार होगी ज्वाला आइलैंड बनने में, क्योंकि अवसाद नहीं रहेगा। अवसाद क्या होता है? जनरली ओशियन में अवसाद होता है, लेकिन वो इस वाले रीजन में होता है, मिड में अवसाद या सेडिमेंट्स नहीं पाया जाता है, यही बताया है। देखिए डाइवर्जेंस अपसरण, अपसरण विस्फोटक नहीं है। क्योंकि विस्फोटक क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट ये अलग हो रहा है। जब अलग हो रहा है तो विस्फोट क्यों होगा? जब ये अंदर रहेगा तभी तो मैग्मा में प्रेशर क्रिएट करेगा, लेकिन ये अलग ही हो रहा है। विस्फोट कब होता है? जब कन्वर्जेंस का केस हो। डाइवर्जेंस विस्फोटक नहीं होता है। और ये ब्लॉक माउंटेन देखिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट खिसक जाएगा तो यहाँ पे एक खंड बन जाएगा, नीचे धंस जाएगा, तो ये जो नीचे आ गया इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, खंड पर्वत। और फोल्ड माउंटेन भी बना सकता है अगर कॉन्टिनेंट और ओशियन वाले केस हो। ये हमने सारा केस पढ़ लिया है। अब लिफ्ट वैली क्या है? भ्रंश घाटी। देखिए ये जो अंदर में मेगमा रहता है, अंदर में मेगमा जो रहता है, वो जब सी के ऊपर निकलता है ना, तो यहाँ पे मेगमा क्या होता है? एक रिज बना लेता है। मेगमा यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर लेता है, उसी लाइन को बोलते हैं लिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। और रिज जो होता है वो तो हमने पढ़ ही लिया कि इसी वाले पोर्शन को रिज भी बोलते हैं। सी फ्लोर, न्यू सी फ्लोर। देखिए यहाँ पे जो मेगमा का फ्लो होगा ना, तो यहाँ पे मेगमा इकट्ठा हो जाएगा, इस रीजन में मेगमा आ जाएगा, इस रीजन में मेगमा आ जाएगा, तो यही होता है कि नया जो सी फ्लोर है वो बन जाएगा। इसीलिए जो यहाँ पे जो नया क्रिएट हो रहा है सी फ्लोर, इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड है यहाँ पे निर्माण हो रहा है। परंतु जो कन्वर्जेंस में था वहां पे निर्माण नहीं हो रहा था, वहां पे टूट रहा था, अंदर जा रहा था, तो कन्वर्जेंस के केस में उसको डिस्ट्रक्टिव बोले थे, विनाशकारी। लेकिन डाइवर्जेंस के केस में क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव, निर्माणकारी हो जाएगा। देखिए ये सी फ्लोर बना रहा है, यहाँ पे मेग्मा का एक लाइन बना रहा है। अब देखिए यहाँ पे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का कुछ बेसिक क्या क्या बनता है। तो कन्वर्जेंस में फोल्ड माउंटेन है, डाइवर्जेंस में भी फोल्ड माउंटेन बनेगा, फोल्ड माउंटेन डाइवर्जेंस में भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसमें ब्लॉक माउंटेन भी बनेगा, यहाँ पे ट्रेंच बनेगा, यहाँ पे रिज बनेगा, यहाँ पे ट्रेंच, यहाँ पे रिज कटक बनेगा। यहाँ पे ज्वालामुखी आएगा और यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं आएगा, यहाँ पे भूकंप आएगा। नहीं, डाइवर्जेंस के केस में भी मेग्मा आएगा, तो यहाँ पे भी ज्वालामुखी ज्वालामुखी यहाँ भी आएगा, क्योंकि जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगा तो अंदर से मेग्मा तो निकलेगा। जब अंदर से मेग्मा निकलेगा तो ज्वालामुखी का आना तो पॉसिबल है, तो ज्वालामुखी यहाँ भी होगा। और ये डिस्ट्रक्टिव था, ये कंस्ट्रक्टिव था। भूकंप यहाँ भी था, यहाँ भी था। कन्वर्जेंस के केस में आइलैंड बनता है, इसमें आइलैंड नहीं बनेगा, यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगा। और ये केंद्रीय उद्वेदन है, ये दरारी उद्वेदन है, क्योंकि ये जो ज्वालामुखी है ये केंद्र से विस्फोट होता है। लेकिन ये दरारी उद्वेदन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मेग्मा निकला और मेग्मा एक लेयर में चलना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको दरारी उद्वेदन बोलते हैं। थैंक यू।
सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सागर नितल प्रसरण। देखिए ये क्या है, जो ये स्टेनोस्फीयर है, स्टेनोस्फीयर जो है, यहाँ से मैग्मा जब निकलता है, यहाँ से जब मैग्मा निकलता है तो ये अपना पाथ फॉलो करता है, इस तरह से अपना पाथ फॉलो करता है, और फिर ये पाथ फॉलो करके फिर जो मैग्मा है इसी डायरेक्शन में जाने लगता है। तो ये जो सागर का प्लेट है, ये जो सागर का प्लेट है, ये प्लेट घिसकने लगता है। ये प्लेट जब घिसकने लगता है तो क्या होता है, यहाँ का जो स्पेस है, यहाँ जो स्पेस है वो पूरा खाली हो जाता है। तो इस स्पेस में भी मैग्मा का फ्लो होने लगता है, इस स्पेस में मैग्मा का फ्लो होने लगता है दोनों साइड, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है इस प्रकार। यही जो ये जो साइंटिस्ट है हेनरी एच हैस, ये जब इसको देखा तो इसका जो रॉक्स है यहाँ पे और यहाँ पे, इस दोनों को जब चेक किया, इस दोनों को जब चेक किया तो रॉक्स का जो एज था वो बिल्कुल सेम था, रॉक्स का एज सेम था, रॉक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक था वो भी बिल्कुल सेम था, मिनरल्स जो प्रेजेंट था वो भी पूरा सेम था। फिर क्या किया, यही साइंटिस्ट थोड़ा आगे बढ़ा, यहाँ गया, और फिर इसी सेम डिस्टेंस पे इस साइड भी गया, और फिर जब इसका भी चेक किया तो यही सेम कंडीशन आया, रॉक्स का जो एज था यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों मैच किया, और मिनरल्स भी बहुत हद तक मैच किया, मतलब सेम ही पाया गया, सारा कैरेक्टरिस्टिक सेम पाया गया। इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी यहाँ पे और यहाँ पे सेम पाया गया। फिर यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पर और यहाँ पर सेम पाया गया। इसी तरह ये आगे गया, फिर यहाँ पे गया, मैच किया, तो जहां तक जो मैग्मा का फ्लो था वहां तक दोनों का कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सेम पाया गया, सेम प्रॉपर्टीज मिला। तभी से ये कंसेप्ट आया सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। देखिए जैसे ये लैंड है, लैंड में जो डाइवर्जेंट का बाउंड्री बना रहा था, इसी प्रकार समुद्र में, सागर में भी इसी प्रकार का बाउंड्री क्रिएट होते रहता है, और ये स्प्रेडिंग जारी रहता है। यहाँ पे देखिए, पहले मेंटर और स्टेनोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर से मैग्मा रिलीज होना स्टार्ट हुआ, गया, इसको लिफ्ट वैली बोलते हैं। फिर डाइवर्जेंट बाउंड्री बनाना स्टार्ट किया, ये प्लेट घिसकना स्टार्ट किया, ये जो बीच में खाली स्पेस बन रहा है इसमें मैग्मा फिल हो रहा है, ये जो स्पेस बन रहा है इसमें मैग्मा फिल हो रहा है, देखिए मैग्मा का फिल हो रहा है, और फिर मैग्मा का जब फिल होगा तो ऊपर से पानी आ जाएगा, इस पे पानी आ जाएगा, अंदर मैग्मा जम जाएगा और ऊपर पानी का फ्लो होते रहेगा। फिर जब मैग्मा ये जो प्लेट है और आगे घिसका तो और मैग्मा का फ्लो बढ़ गया, इसको स्पेस मिल गया और ये पूरा कवर करने लगा, और फिर इस पे पानी आ गया, इस पे पानी आ गया। इसी तरह होते होते क्या हुआ, उसको बहुत बड़ा पार्ट मिल गया, बहुत बड़ा पार्ट मिल गया, और ये पूरा पानी से घिर गया। यही कंसेप्ट निकल के आता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। अब देखिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक हैरी एच हेस है साइंटिस्ट, ये इसका एज मैच किया, पहले यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, इसका रॉक्स सी फ्लोर का जो रॉक्स है इसको मैच किया तो बिल्कुल सेम आया, फिर कुछ अलग जगह पे गया, फिर मैच किया तो सेम आया, फिर कुछ हाइट पे या यहाँ पे कुछ एलिवेशन आ रहा है तो इस पार्ट में भी कुछ हाइट आ रहा है, तो ये भी मैच किया। फिर मैग्नेटिक थ्योरी अप्लाई किया, और उसमें जो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक था वो बिल्कुल सेम आ रहा था दोनों साइड, इस साइड भी इस साइड भी। और बेसाल्ट का जो फॉर्मेशन है, मैग्मा जो कूल होता है उस टाइम पे जो बेसाल्ट का फॉर्मेशन होता है वो भी बिल्कुल सेम पाया गया। ये बहुत अच्छा ड्राइंग था इसलिए मैंने डाल दिया, इसको आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सेम रॉक्स का सेम एज है, ये जो रीजन अंदर जा रहा है इसको सबडक्टिंग ओशियन क्रस्ट बोलते हैं, क्योंकि जब ओशियन और कॉन्टिनेंट, जब ओशियन जब अंदर जाता है तो ये अंदर चला जाता है, इसलिए इसको सबडक्टिंग ओशियन क्रस्ट बोलते हैं, अंदर जाने के कारण। और ये कन्वेंशनल करंट फ्लो हो रहा है मैग्मा
ये है। देखिए, चट्टानों को उम्र चट्टान का जो उम्र था, रासायनिक संरचना उसका बिल्कुल सेम पाया गया। उसका फिजिकल, केमिकल, ऑल जो जितना भी प्रॉपर्टीज था वो सारा सेम था। चुंबकीय गुण की अवधि के संदर्भ में भी समानताएं दिखाई दी गई। और ये जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मिड अटलांटिक रीज है। जो अटलांटिक महासागर है, वहां पे ये बहुत बड़े आकार में पाया जाता है। और ये डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट है और कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि ये जो सी फ्लोर है, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लैंड का निर्माण हो रहा है। थैंक यू। रिंग ऑफ फायर, आग का गोला। देखिए, हमारा जो पैसिफिक ओशियन है, इसके चारों तरफ जो ज्वालामुखी का एक पूरे चारों ओर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है। इस पूरे रीजन में ज्वालामुखी का विस्फोट होते रहता है। यही जो पूरा सर्कल टाइप पे बन रहा है, इसी को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के बीच में है। ये जो प्लेट है, देखिए, ये जो ओशियन है, ओशियन और कॉन्टिनेंट, क्या हो रहा है, ओशियन का जो प्लेट है और कॉन्टिनेंट का प्लेट में कन्वर्जेंट हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। ये जो अभिसरण हो रहा है, तो ओशियन का प्लेट थोड़ा नीचे चला जा रहा है, सबमर्ज हो रहा जा रहा है पृथ्वी के अंदर। और ये जो कॉन्टिनेंट है, ये ऊपर चला जा रहा है। इसी के कारण यहाँ पे जो हमेशा जो है वॉल्केनिक इरप्शन होते रहता है, ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है। ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है इस सभी रीजन में। और सबका रीजन यही है कि ओशियन का जो प्लेट है, ये जो पैसिफिक ओशियन का प्लेट है, ये जितना भी प्लेट है, एशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिका का प्लेट, साउथ अमेरिका का प्लेट, इन सब से डाइवर्जेंट की तरह बिहेव कर रहा है, अभिसरण हो रहा है सब में। देखिए, इसको याद रखिएगा, कौन कौन सा प्लेट है जी। साउथ अमेरिका के जो वेस्ट में है, उसको नाजका प्लेट नाम दिया गया है। और ये देखिए, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इस प्लेट का पूरा नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसको यूरेशियन प्लेट बोला गया है, जो हमारा एशिया और यूरोप का पार्ट है। इसको नॉर्थ अमेरिका का प्लेट बोला गया है, इसको साउथ अमेरिका का प्लेट बोला बोला गया है। यहाँ पे फिलीपींस का प्लेट भी है, यहाँ पे फिलीपींस है, तो यहाँ पे फिलीपींस का प्लेट है। तो इसको थोड़ा लोकेशन वाइज देखते रहिएगा, दो चार बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इसी तरह देखिए, यहाँ पे ट्रेंच, हमने इससे पहले ट्रेंच पढ़ लिया था। तो ये देखिए, पेरू चिली, ये जो साउथ अमेरिका के जो वेस्ट में है, इसको पेरू चिली ट्रेंच बोलते हैं। इसी तरह थोड़ा ऊपर इस रीजन में देखिए, मिडिल अमेरिका का ट्रेंच। इसी तरह यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे है इल्यूशियन ट्रेंच। इसी तरह ये सारा जो ट्रेंच है, जापान ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच, रिक्यूक ट्रेंच, फिलीपींस ट्रेंच, इन सबको आप दो तीन बार देखिएगा तो याद हो जाएगा, लोकेशन आंख में आ जाएगा। तो इसको आपको दो चार बार देखना पड़ेगा, तभी याद हो पाएगा। देखिए, यहाँ भी एक ट्रेंच है। तो इसी रीजन को हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक का रिंग ऑफ फायर। देखिए, रिंग ऑफ फायर जो है, इसका शेप है हॉर्सू शेप। ये जो शेप है, इसको हॉर्सू शेप बोला गया है। ये पैसिफिक ओशियन में है, इसको याद रखिएगा। और ये जो ज्वालामुखी एक्टिव ज्वालामुखी है, वॉल्केनिकली एक्टिव है। और जो 75% जो ज्वालामुखी है, ये इसी रीजन में है, रिंग ऑफ फायर के ही रीजन में। और 90% लगभग जो अर्थक्वेक, भूकंप जो आता है, ये भी इसी रीजन में आता है। तो हम बोल सकते हैं कि रिंग ऑफ फायर जो है वो बहुत ही डेंजरस प्लेस है, जहाँ पे कोई इंसान रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट भी हो रहा है और अर्थक्वेक, भूकंप भी साथ साथ हमेशा हो रहा है। बहुत ही सेस्मिक इवेंट है। देखिए, रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ ज्वालामुखी देखी जाती है। सरकमफेरेंशियल बेल्ट, परिप्रशांत कटिबंध, ज्वालामुखी और भूकंप दोनों हो रहा है। और जो ये हो रहा है, क्या हो रहा था, ओशियन और कॉन्टिनेंट का डाइवर्जेंट हो रहा था, अभिसरण हो रहा था।
यही, सॉरी, कन्वर्जेंट हो रहा था, कन्वर्जेंट अभिसरण, सबडक्शन जोन बना रहा था। और ये डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि ये जो ओशियन का प्लेट है ये अंदर जाके टूटता है, जिससे हाई प्रेशर बनाता है। थैंक यू। तो वोल्केनो ज्वालामुखी क्या होता है? तो इससे पहले भी हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि ये जो मेग्मा है, जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मेग्मा होता है। मेग्मा क्या है? रॉक्स का मोल्टेन, मतलब पिघला हुआ रॉक्स। तो ये अपना डायरेक्शन में फ्लो होते रहता है। इस डायरेक्शन क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट, संवहन धारा। तो जब ये मेग्मा जो है, ये जो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, जब अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, तो एक तरह से ज्वालामुखी का विस्फोट टाइप पे बना लेता है। ज्वालामुखी का क्या करता है? विस्फोट टाइप पे बना लेता है। ये विस्फोटक भी हो सकता है, जो और विस्फोटक नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए, ये मेग्मा बाहर निकल रहा है और इस पे आके फैल रहा है। मेग्मा क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो इस टाइप पे जो ज्वालामुखी आएगा, ये विस्फोटक नहीं होगा, ये फीजर होगा। फीजर इरप्शन होगा। दरारी उद्भेदन, दरारी उद्भेदन। लेकिन अगर किसी दूसरे पार्ट में, जैसे कि मान लीजिए ये ओशियन है और ये लैंड है, तो ये जो पार्ट अंदर चला जाता है, तो इस पार्ट से अगर मेग्मा का फ्लो होता है, इस यहाँ से जो अगर मेग्मा का फ्लो होता है, तो ये सेंट्रली इरप्टेड होगा, सेंट्रली इरप्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय उद्भेदन, केंद्रीय उद्भेदन। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ जो यहाँ जो कन्वेंशनल करंट का सिंबल दिख रहा है आपको, इसका ये डायरेक्शन है। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंस इसको बोलते हैं, क्योंकि ये जो है टूट के साइड हो रहा है और ये ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होगा। यहाँ पे मैग्मा क्या हो रहा है? फैल रहा है। और इस पार्ट में देखिए, ये जो पार्ट है ये ओशियन का अंदर जा रहा है और इसके ऊपर लैंड आ रहा है। अगर इस पार्ट में अगर जो ज्वालामुखी विस्फोट होगा, तो ये शंकु के आकार का होगा, शंकु के आकार का होगा और ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होगा, विस्फोटक होगा। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, सेंट्रली इरप्शन, ये जो वोल्केनो है, ये देखिए शंकु का आकार बना रहा है और आप एनिमेशन में देख पा रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा विस्फोटक टाइप पे है, बहुत ज्यादा विस्फोट हो रहा है। लेकिन इसमें देखिए, ये फीजर इरप्शन है कि दरारी उद्भेदन, ये दरार बन के कम विस्फोटक है, ज्यादा विस्फोटक नहीं है। देखिए, ये आराम से अपना जगह बना रहा है। एनिमेशन से आप अच्छे तरह से समझ पाइएगा, तो एनिमेशन को बहुत अच्छे से देखिए। फीजर इरप्शन और सेंट्रल इरप्शन में आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस पता चल जाएगा। अब देखिए, ज्वालामुखी जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है, उसको ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन, उद्गार के आधार पर हमने अभी देखा। एक था सेंट्रली इरप्शन और दूसरा था फीजर इरप्शन। इसको हिंदी में केंद्रीय उद्भेदन और फीजर वाले को दरारी उद्भेदन बोलते हैं। सेंट्रली, ये जो केंद्रीय वाला होता है, ये लगभग, ये जो केस होता है, ये अभिसरण का केस होता है, कन्वर्जेंस वाला केस होता है जनरली। और ये मोर एक्सप्लोसिव होता है, शंकु के आकार का बनेगा और ज्यादा विस्फोटक होगा। और ये जो होता है, ओशियन जब अंदर जाता है तो हाई प्रेशर क्रिएट करता है। जब भी कन्वर्जेंस से ओशियनिक प्लेट अंदर जाता है, तो प्रेशर हाई बनने के कारण ये और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव बन जाता है। अब फीजर इरप्शन देखिए, दरारी उद्भेदन, ये डाइवर्जेंस की तरफ बिहेव करेगा, डाइवर्जेंस वाले केस में होगा, क्योंकि ये जो है दरारी उद्भेदन, मेग्मा भी अपने साथ फ्लो में ही ले जाएगा, लेस एक्सप्लोसिव होता है। और ये शंकु नहीं, इस टाइप पे होता है, यहाँ पे मेग्मा फुलफिल होगा और मेग्मा का फ्लो होते रहेगा और लो प्रेशर वाले में ऐसा केस आ सकता है। दूसरा जो केस है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी, ये अवधि जो होता है कि
जैसे कोई ज्वालामुखी अभी एक्टिव है या इनएक्टिव है, एक्टिव इनएक्टिव, या खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट, या एक्सटिंक्ट खत्म हो चुका है, इसके आधार पर पीरियोडिसिटी अवधि के आधार पर, क्योंकि ये टाइम डिपेंड करता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी में एक एक्टिव है, दूसरा इनएक्टिव, तीसरा डोरमेंट। एक्टिव में क्या होगा देखिए, जैसे अभी प्रेजेंट जो चल रहा है, दूसरा जो पास्ट में बीत चुका है, और एक जो फ्यूचर आने वाला। एक्टिव वोल्केनो जो है ये सारे केस में रहेगा। प्रेजेंट में भी ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, पास्ट में भी कभी हुआ था, और फ्यूचर में भी होगा, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। ऐसे केस को एक्टिव यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। इनएक्टिव, इनएक्टिव मतलब शांत है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनएक्टिव वाले में क्या होगा कि प्रेजेंट में नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं आने की संभावना है, लेकिन जो पास्ट में कभी ना कभी वहां पे ज्वालामुखी था, कभी ना कभी वहां पे ज्वालामुखी था। इसी तरह डोरमेंट वाले केस में क्या है, नहीं, इसको इनएक्टिव का मतलब है कि प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, पास्ट में भी था और फ्यूचर में भी है। इसी तरह डोरमेंट में क्या है, डोरमेंट में देखिए, डोरमेंट में भी प्रेजेंट ले लीजिए, पास्ट ले लीजिए और फ्यूचर ले लीजिए। प्रेजेंट में नहीं है, फ्यूचर में नहीं आने की संभावना है, लेकिन पास्ट में जो था वो ज्वालामुखी वोल्केनो था पहले। तो इन सारे केस को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे हमने सारा बता दिया है, वही जो अभी हमने बताया था। अब यहाँ पे आइए, ये देखिए, ये बेसिकली वॉल्केनो का टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो मैग्मा का फ्लो हो रहा है, ये पाइप है। देखिए ये जो पाथ फॉलो कर रहा है ऊपर की ओर, इसका नाम है, इसको बोलते हैं पाइप या वेंट, पाइप या वेंट। अब थोड़ा यहाँ पे आइए, देखिए ये वेंट हो गया। अब ये जो रीजन है जहाँ पे ज्वालामुखी का बोल सकते कि माउथ है, माउथ को बोलते हैं क्रेटर। और ये जो लावा निकल के नीचे जा रहा है, इसको लावा का फ्लो, या यही जो जब ठंडा हो जा रहा है फ्लो होते होते, इसको बोलते हैं पायरोक्लास्टिक फ्लो, पायरोक्लास्टिक फ्लो। और ये जो लावा का विस्फोट हो रहा है, तो कुछ बड़ा बड़ा रॉक्स भी इसमें मिलता है। जो बड़ा बड़ा रॉक्स मिलता है उसको बॉम्ब बोलते हैं, वॉल्केनिक बॉम्ब। अब इस रीजन में आइए, यहाँ पे देखिए क्या है। देखिए ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है, तो बहुत ज्यादा हीट यहाँ पे रहता है। हीट के साथ यहाँ पे क्या होता है, वाटर वेपर, एस, और बहुत सारा गैसेज रहता है, CO2, SO2, और भी बहुत, ऑक्सीजन। ये बहुत सारा गैस क्या होता है, यहाँ पे जाके ये जो फॉर्म है, ये बादल का फॉर्म ले लेता है। और जब ये बादल का फॉर्म लेता है, तो ये एसिड रेन करवाता है। वाटर वेपर, एस और गैस, ये सब मिलके क्या करता है, एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है। आगे कुछ और टर्मिनोलॉजी है, उसको देखते हैं, आइए। तो देखिए, हमने एक पेज में लिख दिया, लावा क्या है। मैग्मा, जब देखिए अगर अर्थ के अंदर है तो उसको हम मैग्मा बोलेंगे, मैग्मा बोलेंगे। लेकिन ये जब ऊपर आ जाता है ना, तो इसी को हम लावा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, लावा। तो यही है लावा। मैग्मा जब ऊपर आ जाता है तो उसको लावा बोलते हैं। अब देखिए सिंडर, सिंडर क्या होता है, सिंडर बेसिकली लावा का पार्टिकल्स है, जो ठंडा होने पर छोटे छोटे रॉक्स में परिवर्तित हो जाता है। तो रॉक्स ये भी क्या है, लावा का पार्टिकल्स, लावा पार्टिकल सिंडर।
और ये तो ये यहाँ पे देखिए, ये पाइप जैसे बना है जहां से मैग्मा का फ्लो हो रहा है, इसको वेंट या पाइप बोलते हैं। ये जो माउथ है, इस माउथ को क्या बोलते हैं? क्रेटर। और बहुत बड़ा अगर माउथ ही बहुत ज्यादा शेप ले ले तो उस माउथ को क्या बोलेंगे? केल्डेरा बोलेंगे, केल्डेरा। याद रखिएगा, अगर माउथ छोटा है तो क्रिएटर, अगर बिग मतलब ज्यादा पोर्शन में उसको कवर कर ले तो केल्डेरा। सिंडर हमने समझ लिया कि लावा का पार्टिकल्स है। और ये जो कोन बना रहा है उसको वॉल्केनिक कोन बोलते हैं। ये जो कोन बना रहा है इसको वॉल्केनिक कोन बोलते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे टेफरा देखिए। सिंडर हमने पढ़ लिया कि लावा का पार्टिकल्स है जो ठंडा होने पर छोटे छोटे रॉक में परिवर्तित हो जाता है। अब आइए टेफरा पे। टेफरा जो है ये रॉक्स पार्टिकल्स, एस, रॉक्स फ्रेगमेंटेड, वाटर वेपर, CO2, SO2 और सिंडर। सिंडर मतलब अंगारा, यही जो सिंडर है, जो लावा का पार्टिकल्स है वही। इस सब को जो अगर मिला देंगे तो उसी का नाम हम टेफरा दे दिए है। तो एनसीईआरटी में ये सब में दिया गया, इसलिए हमने यहाँ पे दे दिया, तो इसको याद रखिएगा। देखिए वाटर वेपर है, CO2 है, SO2 है, डस्ट है, रॉक पार्टिकल्स है, ये सारा कुछ है टेफरा। कल हमने ज्वालामुखी से स्टार्ट कर दिया था। तो ज्वालामुखी में बेसिकली क्या हो रहा था कि ये जो लिथोस्फीयर क्रस्ट है इसके नीचे मैग्मा का फ्लो होते रहता है। इस देखिए ये डायरेक्शन में मैग्मा का फ्लो होते रहता है। और अगर कोई होल मिल जाता है क्रस्ट पे तो ये मैग्मा क्या होता है, ये अर्थ के सरफेस पे आ जाता है। अर्थ का जो सरफेस है उस पे आने के बाद ये डिफरेंट डिफरेंट शेप में होने लगता है। तो ये जो शेप है इसका रीजन क्या है? ये जो शेप का ज्वालामुखी बेसिक जो है, ये जो अलग अलग शेप क्यों बना रहा है? देखिए नीचे देखिए, इसका अलग शेप है, इसका अलग शेप है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये ट्रायंगल कोन का फॉर्म ले रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, लीनियर पाथ पे बहुत दूर तक जा रहा है मैग्मा या लावा। तो इसका रीजन क्या है? इसमें देखिए, पहले वाली इमेज में देखिए, ये कोन की तरह, शंकु की तरह है। बेसिकली ये जो अलग अलग शेप है इसका अलग होने का, इसका रीजन है कि इसका जो नाम है ये एसिडिक लावा है। एसिडिक लावा, अम्लीय लावा। और ये जो सेकंड वाला है इसको बोलेंगे बेसिक लावा। बेसिक लावा, हिंदी में क्षारीय लावा। देखिए ये जो अलग अलग शेप है, ये विस्फोट जो हो रहा है और ये जो शांत की तरह दिख रहा है, इसका रीजन क्या है? बेसिकली इसमें जो सिलिका है वो ज्यादा है। सिलिका का जो कंटेंट है ज्यादा है। सिलिका को हम सैंड से समझ सकते हैं, रेत से। इसमें सैंड ज्यादा होता है। और बेसिक लावा में क्या होता है, इसमें जो सिलिका का कंटेंट है, सिलिका इसमें बहुत कम होता है। मान लीजिए कि इसमें 75 से 80% अगर सिलिका है तो इसमें केवल 35 से 40% होगा। और बाद बाकी इसमें आयरन होगा। आयरन इसमें ज्यादा है, सिलिका कम और आयरन ज्यादा। और इसमें क्या होगा, आयरन कम है। आयरन कम है। यही रीजन है कि जब आयरन जब पिघलता है तो विस्फोट नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ही लेयर में फ्लो होने लगता है। आप गौर कीजिए कि आयरन को पिघलाइएगा तो ये बहुत जल्दी फ्लो होते रहता है। और इसका जो फ्लो है ये फास्ट होगा, क्योंकि इसमें आयरन है तो इसका फ्लो फास्ट होगा। और इसका जो फ्लो है ये स्लो होगा। स्लो होगा। स्लो क्यों होगा? क्योंकि ये जो विस्फोट होगा तो लेयर बनाएगा। इस तरह से लेयर बनाएगा, फिर विस्फोट होगा, फिर लेयर बनाएगा, फिर लेयर बनाएगा। इसी तरह ये लेयर बाय लेयर और कम एरिया कवर करेगा। एरिया भी कम कवर करेगा और लेयर बाय लेयर होगा। बहुत स्लो प्रोसेस में ये नीचे जाएगा, क्योंकि इसमें सैंड जो है वो ज्यादा है। और आयरन जो है इसमें ज्यादा होने के कारण इसका फ्लो भी फास्ट होता है और ये बहुत ज्यादा एरिया भी कवर करता है। इसमें देखिए, इसमें लिमिटेड एरिया कवर किया है, लेकिन इसमें कोई लिमिट ही नहीं है कहाँ तक ये बह के जाएगा। तो इसमें जो एरिया है ये मोर कवर करता है, ज्यादा कवर करेगा। अब आगे समझते हैं। देखिए एसिडिक लावा और बेसिक लावा।
एसिडिक लावा जो है इसमें सिलिका का कंटेंट 70 से 80% है, और यही बेसिक लावा में 50 अप्रोक्स 50 ले लीजिए, वैसे 35 से 50 के आसपास होता है, लेकिन कम ही होता है। और आयरन जो है, आयरन ज्यादा रहेगा, इसमें आयरन कम रहेगा। देखिए इसमें ये स्लो प्रोसेस है, क्योंकि ये लेयर, एक लेयर बनेगा, फिर दूसरा लेयर इस विस्फोट होगा, फिर दूसरा लेयर बनेगा, फिर इसी तरह आगे भी लेयर बनेगा, इस प्रोसेस से चलेगा। लेकिन ये एक्सप्लोसिव होगा, सैंड सिलिका का कंटेंट ज्यादा होने के कारण ये जब विस्फोट करेगा तो बहुत ज्यादा विस्फोट करेगा, बहुत ज्यादा साउंड बनाएगा, और बहुत ज्यादा आग जो है ऊपर की ओर जाएगा विस्फोटक टाइप पे, और फिर नीचे आएगा, लेकिन फ्लो जो है वो बहुत धीरे होगा। और स्लो होने का रीजन क्या है, जो सिलिका है उसका डेंसिटी और विस्कोसिटी इस पे डिपेंड करता है। यही बेसिक लावा में देखिए, बेसिक लावा में क्या होता है, ये फ्लो जो है वो फास्ट फ्लो होगा, फास्ट फ्लो होगा, और जो है डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करेगा। देखिए ये एक्सप्लोसिव है, ज्यादा विस्फोटक है, और ये साइलेंट टाइप पे है, विस्फोट नहीं करेगा। ये जो एसिडिक लावा है इसका कलर भी लाइट है, लेकिन लाइट जो है क्योंकि इसमें सैंड है, और सैंड का कलर क्या है, लाइट। और यही अगर आयरन को देखिएगा तो इसको गर्म कीजिएगा तो बहुत ज्यादा रेडिश टाइप पे, रेडिश टाइप पे हो जाता है, तो इसलिए इसका जो कलर है वो डीप है। अब एग्जांपल देखिए, बेरन आयरन, बेरन आइलैंड जो है इंडिया का वो, और कोनिकल हिल्स, ये एसिडिक लावा का, और लावा प्लेट्यू, जेंटल स्लोप्स, डेक्कन प्लेट्यू बेसिक लावा का एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए, ये जो बेरन आइलैंड है ये हमारा इंडिया है, और ये रहा बेरन आइलैंड। ये जो बेरन आइलैंड है ये एसिडिक लावा का एग्जांपल है, इसको याद रखिएगा कि ये जो बेरन आइलैंड क्या है, एसिडिक, एसिडिक लावा, मतलब इसमें जो सिलिका का कंटेंट है वो ज्यादा है। और यहाँ पे देखिए डेक्कन प्लेट जो है इंडिया का, इस वाले रीजन, पठारी क्षेत्र, इसमें बेसिक लावा का फ्लो है। बी से याद रखिए, बी से बेसिक, बी डी डेक्कन प्लेट्यू, और ए बी से याद रखिएगा, एसिडिक लावा बेरन आइलैंड। और कोनिकल हिल्स भी इसका एग्जांपल है, और भी है, आप गूगल करके मैप में देख लीजिएगा कि क्या कहाँ पे है, तो आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा इससे। अब देखिए एसिडिक लावा और बेसिक लावा, हमने बताया कि इसमें सिलिका का कंटेंट ज्यादा है, आयरन कम है, और बेसिक लावा में सिलिका कम है। इसका एसिडिक लावा का फ्लो कम है, इसका फ्लो फास्ट है। ये हाईली विस्कस है, हाईली विस्कस का मतलब होता है कि ज्यादा गाढ़ा, इसका हिंदी मीनिंग श्यानता होता है, विस्कस का मतलब इसको गाढ़ा से समझिए, हाईली विस्कस का गाढ़ा, ये ज्यादा गाढ़ा है। सेंट्रली इरप्टेड है, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था कि सेंट्रली इरप्टेड केंद्रीय उद्भेदन क्या था, ये जो है फीजर इरप्शन है, दरारी उद्भेदन, दरारी टाइप पे। ये एसिडिक लावा कन्वर्जेंस है, और ये एक्सप्लोसिव है। और देखिए ये हाइट भी ज्यादा कवर करता है, बेसिक लावा में क्या होता है, फैल जाता है, एरिया ज्यादा कवर करता है, बेसिक लावा क्या है, एरिया ज्यादा कवर करेगा, लेकिन हाइट जो है इसका कम होगा। तो यहाँ पे देखिए लो हाइट, लो एक्सप्लोसिव, और डाइवर्जेंस बाउंड्री क्रिएट करेगा। अब जो एसिडिक लावा, अम्लीय लावा है, इसका देखिए ये लेयर बाय लेयर फॉर्म बन करता है, इसका जो फॉर्मेशन है लेयर बाय लेयर, और इसका अलग अलग नाम भी क्या है, एक कंपोजिट लावा, स्ट्रेटोवोल्केनो कोन, परतदार शंकु। इससे भी याद रखिएगा कि ये एसिडिक लावा का ही एग्जाम्पल है। और बेसिक लावा में देखिएगा तो ये मोर एरिया कवर करता है, और जो शील्ड कोन, देखिए इसको याद रखिएगा, बेसिक लावा जो है ये शील्ड कोन बनाता है। शील्ड कोन देखिए ऐसे बनेगा, लावा आएगा ऐसे जाएगा, लावा का फ्लो बहुत ज्यादा एरिया कवर करेगा। देखिए अब लावा जो है बेसिकली दो टाइप से रहता है। पहला पहला ये कि जो पृथ्वी के अंदर है, ये पृथ्वी पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर बाहर जो हमको दिखाई देता है, जहां से हम देख सकते हैं, क्रस्ट के ऊपर, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स। ये एग्जांपल एसिडिक लावा, बेसिक लावा, सिंडर लावा, पैरासाइट लावा। और दूसरा होता है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, ये जो क्रस्ट है,
क्रस्ट के अंदर होता है ये, क्रस्ट के अंदर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, पृथ्वी के अंदर। तो इसमें क्या क्या देखने को, एक सील मिलेगा, डाइक, बैथोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ और लेकोलिथ। ये क्या है हम अभी समझेंगे। अभी इसका एग्जांपल याद रखिए। अब आइए देखिए, ये ये कौन बना रहा है, शंकु के आकार का दिख रहा है, ये बेसिकली एसिडिक लावा है। ये देखिए शील्ड, वोल्केनो शील्ड की तरह एरिया का, ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। ये बेसाल्टिक लावा, बेसिक लावा है, बेसिक लावा का डायग्राम है, देखिए ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, आयरन का कंटेंट ज्यादा है। अब ये इमेज और ये इमेज अभी हम समझेंगे। देखिए बेसिकली जो एक्सक्लूसिव लैंड फॉर्म्स है, पहला क्या है, एसिडिक, एसिडिक लावा। दूसरा था बेसिक लावा। तीसरा क्या है, सिंडर लावा। और चौथा हो जाएगा पैरासाइट लावा, पैरासाइट SIT लावा। एक मिनट रुकिए, इसको सही कर देते हैं। पैरासाइट लावा। देखिए एसिडिक लावा जो है, इसमें सिलिका ज्यादा, इसमें सिलिका कम। इसमें क्या था, आयरन कम था, इसमें आयरन अधिक था। इसमें ये था स्लो फ्लो, इसमें स्लो फ्लो हो रहा था। इसमें क्या हो रहा था, आयरन ज्यादा है तो फास्ट फ्लो होगा। ये कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस के केस में होगा, ये डाइवर्जेंस के केस में होगा। ये क्या होगा, एक्सप्लोसिव होगा, एक्सप्लोसिव होगा। ये लेस एक्सप्लोसिव होगा, ये लेस एक्सप्लोसिव होगा। अब इसका जो डायग्राम है, वोल्केनिक निकलेगा, इस तरह से लेयर बाय लेयर फॉर्म क्रिएट करेगा। इसमें क्या होगा, ज्वालामुखी निकलेगा और लेयर बनाएगा, इस तरह से लेयर फॉर्म करेगा। अब सिंडर लावा क्या है, ये दोनों तो हमने समझ लिया था पहले भी। अब सिंडर लावा को समझिए। ये जो सिंडर लावा है, इसमें लावा का जो कंटेंट है, मेग्मा का जो कंटेंट है, मेग्मा का कंटेंट बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इसमें है क्या, इसमें गैसेज है, ऐश है, धूल कण है, डस्ट है, यही सब है। और इसका जो हाइट भी है, ये भी एसिडिक लावा से कम होगा, बेसिक लावा से ज्यादा होगा लेकिन एसिडिक लावा से कम होगा। इसका भी जो आकृति है ऐसी बनेगा, लेकिन ये जो धूल कण ऐश टाइप पे रहेगा, गैसेज रहेगा, इस टाइप पे रहेगा। मैग्मा का जो कंटेंट है बहुत ही कम रहेगा। अब पैरासाइट क्या है, पैरासाइट बेसिकली देखिए, ये भी एसिडिक लावा का ही एग्जांपल है। ये जब लावा, मान लीजिए कि ऐसे मैग्मा का फ्लो हो रहा है, लावा निकल रहा है, तो इस पास से तो निकल ही रहा लावा, यहाँ से तो लावा निकल ही रहा, लेकिन ये क्या करेगा, यहाँ से भी एक अलग डायरेक्शन में अपना पाथ क्रिएट कर लेगा और यहाँ से भी लावा निकलेगा। क्या करेगा, यहाँ से अपना पाथ क्रिएट कर लेगा और यहाँ से भी लावा निकलेगा, यहाँ से भी लावा निकलेगा। तो इस तरह का जो शेप बना लेता है, इस तरह का जो फिगर क्रिएट करता है मैग्मा निकलने में, इसी को बोलते हैं पैरासाइट लावा, इसी को बोलते हैं पैरासाइट लावा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए पहला सिंडर वाला था, देखिए सिंडर और एश, डस्ट, धूल, ये सब वाला लावा है। इसमें क्या हो रहा है कि धूल सब है, यहाँ पे देख रहे हैं, लेयर बाय लेयर फॉर्म तो बना रहा है लेकिन धूल है, मैग्मा का कंटेंट बहुत कम है। लेकिन ये जो शेप है, ये भी एसिडिक लावा की तरह बना रहा है, देखिए थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए, ये बेसिक लावा है, इसका फ्लो ऐसे हो रहा है,
अंदर से मेग्मा निकल रहा है और इसका फ्लो ऐसे हो रहा है, इसको बेसिक लावा बोलेंगे। अब देखिए पैरासाइट वाला, ये ब्रांच क्रिएट करता है, ये बेसिकली क्रिएट क्या करता है, ब्रांचेज। ये देखिए, ये एक ब्रांच, ये दूसरा ब्रांच, फिर सब ब्रांच, इसको बोलते हैं ब्रांचेज ऑफ पाइप्स। अलग अलग ऊपर जाने से पहले ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, और ये जो कोन बनाता है, देखिए यहाँ पे जो कोन बनाया, ये जो कोन बनाया इसको बोलते हैं पैरासाइट कोन, पैरासाइट कोन। अब देखिए कंपोजिट लावा जो है, कंपोजिट लावा बेसिकली एसिडिक लावा ही है, सेम शेप और वही जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स है एसिडिक लावा का, वो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें भी है, वही एग्जांपल समझ लीजिए। और लावा प्लग क्या, देखिए लावा जो निकल रहा है तो ये एक माउंटेन जैसे बना रहा है, पानी के अंदर माउंटेन जैसे क्रिएट कर रहा है, इसी को बोलते हैं लावा प्लग। अब देखिए ये एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया एसिडिक लावा, एसिडिक लावा का। देखिए ऐश बना रहा है लावा, कंपोजिट वल्कोनो। अब ये हो गया बेसिक लावा का एग्जांपल, बेसिक लावा का एग्जांपल। बेसिक लावा को बेसाल्टिक लावा भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो बेसाल्ट है, बेसाल्ट का फ्लो भी है इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको बेसिक लावा को बेसाल्टिक लावा ही बोलते हैं। और जो कोन बनाता है इसको शिल्ड वोल्केनिक कोन बोलते हैं, शिल्ड वोल्केनिक कोन। अब ये देखिए, ये जो है सिंडर वाला है, सिंडर का एग्जांपल है। देखिए धूलखंड पूरा बालू बालू जैसे लग रहा, मेग्मा का कंटेंट बहुत कम है, मेग्मा का कंटेंट बहुत कम, डस्ट बहुत है, डस्ट ऐश ये सब ज्यादा है, गैस ज्यादा रहेगा, तो यही सिंडर लावा है। इसको याद रखिएगा। देखिए पेरिक्यूटिन, पेरिक्यूटिन जो मैक्सिको का, मैक्सिको में है, पेरिक्यूटिन, ये एग्जांपल है सिंडर लावा का, पेरिक्यूटिन मैक्सिको में। जेजू आइलैंड जो है, ये जो पैरासाइट वाला ब्रांचेज जो था, कि एक ब्रांच यहाँ से निकल रहा है, एक ब्रांच यहाँ से निकल रहा है, एक ब्रांच यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, ये जेजू आइलैंड साउथ कोरिया में बहुत फेमस है। देखिए ये जो वॉल्केनिक है, एक पाइप यहाँ पे निकल रहा है, एक पाइप यहाँ पे निकल रहा है, एक पाइप यहाँ पे, एक पाइप यहाँ पे निकल रहा है, बहुत सारा पाइप ब्रांच में लावा का फ्लो हो रहा है। तो इस लावा का नाम क्या था, पैरासाइट, पैरासाइट लावा, जैसी को पैरासाइट कोन। अब देखिए ये हो गया एसिडिक लावा, ये भी देखिए मिड ओशियन वाला जो पढ़े थे, ये भी एग्जांपल है बेसिक लावा का, ये भी शिल्ड की तरह, शिल्ड कोन की तरह फॉर्म हो रहा है। ये पैरासाइटिक लावा, ये सिंडर लावा। अब देखिए इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म क्या था, ये जो हमारा क्रस्ट था, इसके अंदर वाला पोर्शन में पढ़ेंगे, मेंटल, मेंटल वाला रीजन में। ये क्या होता है, मेंटल फ्लो होते रहता है, लेकिन क्या होता है अंदर ही इसका फ्लो बंद हो जाता है, आगे जा ही नहीं पाता है। ये हमारा अर्थ है, अर्थ के नीचे काई पड़ेंगे। तो हमको पता कैसे चला कि ये अर्थ के नीचे भी लावा का फ्लो या मैग्मा का फ्लो इस प्रकार होके बंद हो जाता है? तो कहीं कहीं जो माइनिंग होता है, माइनिंग जब होता है तो ऐसा पैटर्न देखा गया, और उसको साइंटिस्ट लोग बताए कि ये मैग्मा का ही फ्लो है, लावा से बना है। तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो लावा बन रहा है उसको देखिए। तो इसमें कुछ करना नहीं है, हमको याद करना पड़ेगा। याद क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखिए, अगर इस शेप का रहे हॉरिजेंटल, अगर हॉरिजेंटल, अगर हॉरिजेंटल हो तो उसको बोलेंगे शिल। अगर वर्टिकल, देखिए ये जो वर्टिकल है ऐसे, इस शेप को बोलेंगे, इस शेप को बोलेंगे डाइक। ये देखिए एक हॉरिजेंटल हो गया, एक शील हो गया, एक डाइक हो गया। अब ये देखिए लैकोलिथ, ये डाइक,
नहीं, ये डाइक तो ये हो गया वर्टिकल वाला, वर्टिकल डाइक। हॉरिजॉन्टल सील, ये क्या हुआ, ये रीजन डाइक। ये क्या है, ये जो है इसको बोलेंगे सिली बोलेंगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल ही है। अब इस रीजन को देखिए, एक रीजन ये हो गया और एक ऐसा है। ये है लेकोलिथ। देखिए लेकोलिथ जो है इसका शेप क्या है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा, कन्वेक्स से। कन्वेक्स जो है लेकोलिथ होगा, और कनकेव लेपोलिथ। आप इमेज को पूरा अच्छे से दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है। अब ये जो गुंबद की तरह बना रहा है, ये जो देखिए, ये जो पूरा बना रहा है, इसको बोलेंगे स्टॉक। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टॉक। आप देखिए नीचे वाला पोर्शन को देखिए, इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन पूरा नीचे है, इस पोर्शन को बोलेंगे बैथोलिथ। बैथोलिथ। अब इमेज से आपको दिखा देते, देखिए ये हॉरिजॉन्टल सील हो गया, ये वर्टिकल डाइक हो गया। अब ये देखिए एंटी सिंक्लाइन और सिंक्लाइन, जैसे बॉलिंग करते हैं तो बनाते हैं, उसको बोलते हैं पैथोलिथ, फेकोलिथ। बॉलिंग से याद रखिएगा कि बॉलिंग एंटी सिंक्लाइन और सिंक्लाइन की तरह हम करते हैं, तो उसको बोलते हैं फेकोलिथ। और ये हमारा नीचे हो गया बैथोलिथ, ये सील हो गया, और ये लैकोलिथ हो गया। लैकोलिथ कनकेव से याद रखिएगा, और ये लैपोलिथ कन्वेक्स से याद रखिएगा। लोपोलिथ कनकेव से याद रखिएगा, इसको कन्वेक्स से याद रखिएगा। देखिए अब ये एग्जांपल देखिए, ये सील डाइक था, और इसमें देखिए ये इस तरह का बना रहा है, देखिए ऐसा ऐसा पैटर्न बना रहा है, ऐसा ऐसा पैटर्न बना है, इसको बोलते हैं फेकोलिथ। फेकोलिथ। ये हमारा हो गया लेपोलिथ। देखिए ऐसे बना रहा है, ऐसे इमेज क्रिएट हो रहा है, लेपोलिथ कनकेव शेप में, कनकेव शेप में। तो थैंक यू। रॉक्स, चट्टान। बेसिकली रॉक्स होता क्या है, ये जो हमारा हमारा जो ज्वालामुखी निकल रहा था, ये जो लावा का फॉर्मेशन हो रहा था, यही लावा जब ठंडा हो जाता तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और वही जो सॉलिड वाला पोर्शन होता है उसको हम रॉक्स बोल देते हैं। लावा जो ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, वही बेसिकली रॉक्स है। अब रॉक्स देखिए, रॉक्स जो है बेसिकली ये जो है, ये तो लावा जब कूलिंग होता है, लावा जब कूलिंग होता है तो ये रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। और रॉक्स जो है ये बेसिकली कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स है, कंपोजिशंस ऑफ मिनरल्स, कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स मान लीजिए कि सिलिका है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटास है। इन सब का जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन सिलिका कैल्शियम का भी हो सकता है, सिलिका आयरन और कैल्शियम का भी हो सकता है। तो इस सब का जो कंपोजिशन जो अलग अलग पैटर्न बनाएगा, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा बेसिकली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। देखिए रॉक्स आर नेचुरली अकरिंग, नेचुरली अकरिंग मतलब लावा का कूलिंग इफेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ वन और मोर मिनरल्स।
एंड दे कम इन मेनी शेप्स, कलर एंड साइजेज। देखिए सबका जो पैटर्न है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप का हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज का रॉक्स हो सकता है। अब यहाँ देखिए ये फेल्डास्पर है, फेल्डास्पर, ये क्वार्टाइज है, इसका कलर अलग है, इसका शेप अलग है, इसका शेप और कलर अलग है। और मीका देखिए इसका शेप और कलर अलग अलग है, लेकिन इस सब का जो कॉम्बिनेशन है ना परसेंटेज वाइज, देखिए ये तीनों का मिनरल्स है, लेकिन किसी में इसमें क्या होगा कि फेल्डास्पर का परसेंटेज कुछ अलग होगा, डिफरेंट होगा, फिर इसमें जाइएगा तो फेल्डास्पर का परसेंटेज कुछ और होगा, इसमें जाइएगा तो फेल्डास्पर का परसेंटेज कुछ और होगा, मीका का इसमें परसेंटेज कुछ अलग होगा, इसमें फिर अलग होगा, इसमें फिर अलग होगा। तो मिनरल्स का जो परसेंटेज है, मिनरल्स का जो परसेंटेज जितना मिनरल्स है उससे भी रॉक्स का एक नया पैटर्न बना सकता है। तो देखिए जीनिस, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, ये सारा जो है मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है, जिससे एक क्रिस्टलाइन रॉक्स बना है। अब देखिए हम लोग मार्बल का घर में भी यूज करते हैं। मार्बल जो है ये जीनिस का ही फॉर्मेशन से बनता है, और ये जो है ये जो मिनरल्स है फेल्डास्पर, क्वार्टाइज, मीका, गार्नेट, एम्फीबो, इन सब का कॉम्बिनेशन से मार्बल बनता है। और देखिए वन मिनरल्स टीनी कैलिकेट क्रिस्टल, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है इन्हीं से रॉक्स बनता है। आपको याद नहीं रखना कि कौन से मिनरल्स से कौन सा रॉक्स बनता है, आपको ये नहीं याद रखना है, ये सिर्फ एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये आपको केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन से रॉक्स बनता है। आपको सिंपल डिफिनेशन याद रखना है कि जो रॉक्स है वो कॉम्बिनेशंस ऑफ मिनरल्स है, और ये जो है लावा का कूलिंग जो है इसी का सॉलिड पार्ट है। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा। अब वही चीज है ग्रेनाइट, क्वार्टाइज, क्वार्टाइज है, बायोटाइट है, पोटेशियम फेल्डास्पर है, इन सब से ग्रेनाइट बना है। अब देखिए रॉक्स जो है, रॉक्स तीन टाइप का है, टाइप्स पढ़ेंगे। पहला जो टाइप है वो है इग्नियस, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक को हम बोलते हैं अग्नेय चट्टान, अग्नेय चट्टान। दूसरा टाइप है सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। और तीसरा है मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसका जो हिंदी है ये है कायांतरित, कायांतरित, या इसी को बोलते हैं रूपांतरित, जिसके रूप में वेरिएशन आ जाता है, रूपांतरित चट्टान। अब ये जो इग्नियस रॉक है इसको बेसिकली प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है, प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी रॉक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो लावा है यही कूल होके, जब कूल हो जाता है तो जो रॉक्स बनता है ये इग्नियस रॉक, मतलब आग, इससे समझिए कि ये आग से बना है। आग मतलब गर्म होगा, गर्म जब लावा तो आग का ही मतलब एक पार्ट मान सकते हैं, और वो ही बहुत ज्यादा गर्म रहता है, उसी का कूल जब कूल हो जाता है तो ये इग्नियस रॉक बन जाता है, जिसको ही प्राइमरी रॉक बोलते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, ये बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक जो है ये हमारा सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है, सेडिमेंट्स का डिपोजिट, डिपोजिशन से बनता है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि एयर का फ्लो हो रहा है, यही मान लीजिए कि इग्नियस रॉक है, एयर का फ्लो हो रहा है तो क्या करेगा कि ये कुछ इरोजन एक्टिविटी रॉक्स पे अप्लाई करेगा, रॉक्स पे जब इरोजन एक्टिविटी अप्लाई करेगा तो ये बह के अलग हो जाएगा, ये बह के क्या हो जाएगा एक जगह कहीं इकट्ठा हो जाएगा, या हमारा जो
हिमालय है वहां से जो डिपोजिशन या वेदरिंग का फिनोमिना होता है, कोरोजन एक्टिविटी जो होते रहता है, उनसे भी ये सेडिमेंट्री टाइप्स ऑफ रॉक्स बन सकता है। अब आइए मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स बेसिकली क्या होता है, देखिए यही जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, इसका जब बहुत टाइम कंज्यूम होने के बाद इसमें प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों जब अप्लाई होते रहता है इसी रॉक पे या इसी रॉक पे, ये दोनों रॉक पे जो अप्लाई होते रहता है, तो बहुत टाइम के बाद ये कुछ अपना नया रूप ले लेता है। इसका जो प्रॉपर्टीज है और इसका जो प्रॉपर्टीज है, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज बना लेता है। तो ये जो रीजन है, यही रीजन है कि प्रेशर और टेम्परेचर और बहुत टाइम से ये एक्टिविटी चलते रहता है, तो ये अपने रूप में परिवर्तित कर लेता है, अपना कैरेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज कर लेता है। तो अब हम देखिए आगे, सबसे पहले हम इग्नियस रॉक, प्राइमरी रॉक्स समझते हैं कि प्राइमरी रॉक्स क्या है। ये देखिए, ये जो हमने पढ़ा था, ये प्राइमरी रॉक्स का ही एग्जांपल है। ये देखिए, ये हमारा अर्थ का सरफेस है। अगर यहाँ पे जो कोई रॉक्स आ रहा है, तो इस रॉक्स को बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और ये वाला जो पोर्शन है, इसको बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब देखिए, अब हमारा जो पहला था इग्नियस रॉक, जिसको हम बोलते हैं अग्नेय चट्टान, या इसी को बोलते हैं प्राइमरी रॉक्स। तो दोनों नाम याद रखिएगा, इग्नियस रॉक और प्राइमरी रॉक जो है वो बिल्कुल सेम है। तो ये तो हम समझ लिए कि ये है लावा जब कूल होता है तो ये इग्नियस रॉक बनता है। अब इग्नियस रॉक का टाइप समझते हैं। टाइप 1, देखिए टाइप 1 में हम क्या समझेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, रसायन के कंपोजिशन के आधार पर। तो हमारा पहला है एसिडिक इग्नियस रॉक, सेकेंड है बेसिक इग्नियस रॉक, और थर्ड हमारा हो जाएगा इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स। इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक में बेसिकली जो एसिडिक 50% के आसपास हो जाएगा, और ये जो बेसिक टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक है, ये भी ऑलमोस्ट 50% पे ही आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, एसिडिक इग्नियस रॉक है, ये तो हम पहले भी जाना था कि इसमें जो सिलिका इसमें ज्यादा है। सिलिका ज्यादा होने के कारण इसका जो फ्लो है ये कम होगा। बेसिक रॉक में क्या होता है, सिलिका अधिक है, सिलिका कम है, सॉरी सिलिका क्या हो जाएगा, सिलिका कम हो जाएगा, आयरन ज्यादा रहेगा। इसलिए जो इसका फ्लो होगा ये फास्ट होगा, इसका फ्लो स्लो होगा, इसका फ्लो फास्ट होगा। अब सेकेंड देखिए, इसका जो कलर होगा लाइट, और इसका जो कलर होगा वो होगा डार्क।
अब ये देखिए, ये होगा हाईली क्रिस्टलाइन इन नेचर, हाईली क्रिस्टलाइन, और ये होगा लो क्रिस्टलाइन। बेसिकली ये होता क्या है हाईली क्रिस्टलाइन? देखिए हमारा जो एक्सट्रूसिव और ये जो इंट्रूसिव, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, और ये जो हमारा एक क्रस्ट वाला पार्ट है, बेसिकली यहाँ जो क्या है, यहाँ जो अगर लावा है तो ये बहुत जल्दी कूल होगा, ये बहुत जल्दी कूल होगा इसके कंपेरिजन में, और इंट्रूसिव के कंपेरिजन में एक्सट्रूसिव वाला जल्दी कूल होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के इंटरेक्ट में है। तो जो जल्दी कूल होगा वो लो क्रिस्टलाइन होगा, लो क्रिस्टल होगा, और जो जो ज्यादा टाइम लगाएगा वो हाईली क्रिस्टलाइन होगा, हाईली क्रिस्टल होगा। तो यही रीजन है कि ये हाईली क्रिस्टलाइन है, ये लो क्रिस्टलाइन है। इसका एग्जांपल देखिए, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है ये इंट्रूसिव का पार्ट होता है, क्योंकि ये जो रॉक्स है, यही जो सील डाइक जो हम पढ़े थे, पैथोलिथ, लोकोलिथ, ये सब इन्हीं से बनता है। तो इसका एग्जांपल याद रख लीजिएगा इंट्रूसिव वाला, और इसमें याद रखिएगा बेसाल्ट। अब देखिए, अब जो इंटरमीडिएट वाला है इसका एग्जांपल आप लीजिए डियोलाइट, डायोराइट, इसका एग्जांपल है। अब टाइप 2 में आइए, इग्नियस रॉक, प्राइमरी रॉक्स। तो टाइप टू में देखिए, केमिकल वाला हम पढ़ लिए थे। टाइप 2 में बेसिकली क्या है, टाइप 2 में हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, यही जो एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव वाला था, उसी के बेसिस पे, स्थान के आधार पर। तो देखिए, ये हमारा अर्थ का क्रस्ट है जहां पे हम रहते हैं, ये हो जाएगा एक्सक्लूसिव, ये हो जाएगा इंट्रूसिव, ये हो गया शैलो डेप्थ, ये हो जाएगा डीप डेप्थ। शैलो डेप्थ वाला को हम बोलते हैं हाइपर एविजल, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपाविजल, और इसको बोलेंगे प्लूटोनिक, पतालीय, इसको मध्यम। तो इसका भी एग्जांपल आ जाएगा ग्रेनाइट, और ये जो जितना भी सिल डाइक, लेकोलिथ, बैथोलिथ, ये सारा इसका एग्जांपल आ जाएगा। और इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल बेसाल्ट हो सकता है, इसी टाइप का जो होगा। तो याद रखिएगा कि देखिए बेसाल्ट का अंदर भी हो सकता है और अर्थ के क्रस्ट में भी हो सकता है, लेकिन जो अधिक मात्रा में ऐसा जो फिनोमिना होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ग्रेनाइट हम जनरली क्या करते हैं, माइनिंग करके निकालते हैं, माइनिंग एक्टिविटी करना पड़ता है, तो ये अंदर पृथ्वी के डीप डेप्थ में जाके हमको ग्रेनाइट निकालना होता है। अब रॉक्स का साइकिल समझते हैं। रॉक्स का साइकिल क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैग्मा या लावा है, मैग्मा लावा से क्या होगा,
जब कूलिंग होगा, तो क्या होगा? इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक बनेगा। अब इसमें इग्नियस रॉक में क्या होगा? वेदरिंग होगा, वेदरिंग होगा, इरोजन होगा, एक मिनट, वेदरिंग का स्पेलिंग सही कर देते हैं। वेदरिंग होगा, इरोजन होगा, डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन होगा। मतलब यहाँ पे अगर देखिए, अगर इस इग्नियस रॉक पे वर्षा आया तो वेदरिंग फिर होगा, इरोजन होगा, फिर कहीं जाके डिपोजिशन हो जाएगा। तो फिर वर्षा से ऐसा हो सकता है, फिर जो एयर है उसका इफेक्ट हो सकता है, ये जो सन है उससे भी हो सकता है, क्योंकि सन पहले क्या करेगा, इसको पूरा दिन में इसको पूरा इतना गर्म कर देगा कि ये टूटने लगेगा। पत्थर जो है वो देखिएगा कि जब बहुत ज्यादा हीट हो जाता है तो वो टूटने लगता है, तो ये टूटने लगेगा, फिर ये इरोड होने लगेगा, तो उससे जो बनता है वो सेडिमेंट्स बनता है, उससे सेडिमेंट बनेगा, और डिपोजिशन से यही सेडिमेंट्स रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ टाइम में सेडिमेंट रॉक्स बन जाएगा। फिर जब इस पे टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम टेकिंग, बहुत टाइम लेगा। तो ये है मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएगा। और ऐसे ऐसे ये साइकिल, अगर मेटामॉर्फिक रॉक फिर मेल्ट हो गया, अगर मेल्ट हो जाता है अर्थ के जो मेंटल वाला पोर्शन है इसके अंदर अगर चल गया, तो ये फिर मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यही जो साइकिल है वो चलते रहेगा। इग्नियस रॉक भी डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकता है, अगर इसी में टाइम टेकिंग प्रोसेस तो होगा ही, लेकिन डायरेक्ट इसमें भी प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हो गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, तो डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकता है। आग्नेय चट्टान देखिए, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक, इसी को प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। देखिए, फॉर्मेशन ड्यू टू कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टेन अर्थ मटेरियल नोन एज मैग्मा बिलो द अर्थ सरफेस एंड लावा अर्थ सरफेस, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डियोलाइट, ये एग्जांपल हो गया। सेडिमेंट्री रॉक्स, अब सारी चट्टान देखिए, फॉर्म थ्रू द कंप्रेशन सेडिमेंटेशन ऑफ द सेडिमेंट डिपॉजिट इन अ पार्टिकुलर प्लेस इन मेनली एक्वेटिक एरिया, ये एक्वेटिक और लैंड दोनों पे हो सकता है। एग्जांपल सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कोल, डोलोमाइट, सेल, क्ले, चॉक, ये सारा जो एग्जांपल है सेडिमेंट्स का है। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, कायांतरित, रूपांतरित, ये क्या देखिए, इग्नियस रॉक जो था और सेडिमेंट्री रॉक जो था उसके रूप में परिवर्तन प्रेशर और टेम्परेचर के द्वारा। ग्रेनाइट में जब ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो ये जेनिस बन जाएगा। इसी तरह क्ले, सेल, इसमें भी अगर हाई प्रेशर हो जाएगा तो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह सैंड स्टोन में अगर हीट ज्यादा अप्लाई किया जाए तो क्वार्टाइज बन जाएगा। क्ले सेल, अगर देखिए क्ले सेल में हीट ज्यादा दीजिएगा तो स्लेट बन जाएगा, फिर उसमें हीट दीजिएगा तो फाइलाइट बन जाएगा। अब देखिए कोल का, कोल में हीट दीजिएगा तो एंट्रासाइट कोल बन जाएगा, जो हाई क्वालिटी का कोल है। फिर ग्रेफाइट में हीट दीजिएगा तो डायमंड बन जाएगा, ग्रेफाइट से डायमंड। इसी तरह लाइम स्टोन से मार्बल। तो ये जो जितना प्रोसेस हो रहा है ये मेटामॉर्फिक का पार्ट है। रॉक साइकिल देखिए, रॉक साइकिल देखिए, मैग्मा या लावा क्रिस्टलाइजेशन हुआ तो, या फिर बोल सकते कूल हुआ तो ये इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो गया। फिर इसमें वेदरिंग का फिनो हुआ, वेदरिंग फिनोमिना वेदरिंग का फिनोमिना हो सकता है सन से, और क्लाइमेट का इसमें इफेक्ट आएगा, क्लाइमेट, रेन होगा, एयर का हाई प्रेशर, ये सब वेदरिंग फिनोमिना में ही आता है। ये जितना है सन, क्लाइमेट, एयर, रेन, ये सब वेदरिंग का केस है। इरोजन, फिर यहाँ पे जाके डिपोजिशन हो जाएगा सेडिमेंट्स का, फिर इसमें कंपैक्ट और सीमेंटेशन होगा और सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा।
फिर यहाँ पे हाई टेम्परेचर हीट और प्रेशर का अप्लाई होगा, फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक जब मेल्ट होगा अर्थ के मेंटर में जब जाएगा तो ये फिर मेल्ट होके फिर मैग्मा में कन्वर्ट होगा और ये साइकिल चलते रहेगा। सेडिमेंट्स का डायरेक्ट इरोज ये जो एक्टिविटी है वेदरिंग का, इससे भी डायरेक्ट बन सकता है, और इग्नियस रॉक भी डायरेक्ट बन सकता है अगर डायरेक्ट हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाए। थैंक यू।